हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट H4 पेज फर्स्ट पैराग्राफ तक हम कर चुके थे। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने मॉडर्न पीरियड की बात की थी। टाइम पीरियड मींस किस तरीके से जो थिंकर्स आए या हिस्टोरियंस आए, स्कॉलर्स जो थे, विद्वान जो थे, किस तरीके से उन्होंने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, कितने पार्ट्स उनके डिवाइड किए। हमने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा। जो जेम्स मिल थे वो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उन्होंने उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मींस हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश 3 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें काफी सारी मुश्किल थी। क्या ब्रिटिश टाइम में कोई भी शासक हिंदू नहीं था, या फिर मुस्लिम नहीं था, या फिर मुस्लिम टाइम पीरियड में क्या आपके कोई भी शासक हिंदू नहीं था? हिंदू तो भी थे, लेकिन धर्म को आधार बनाकर हिस्ट्री को यदि हम लेते हैं तो इसमें काफी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो लेकिन बहुत सारे विचारकों का मानना था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, एंशिएंट पीरियड, मेडिवियल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट मतलब जो आपका प्राचीन था वो, और मॉडर्न जो था सॉरी मेडिवियल, प्राचीन हिस्ट्री आपने पढ़ी थी ना क्लास 6 के अंदर, वो थी बेटा आपकी प्राचीन हिस्ट्री, जिसमें हमने वैदिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से मानव ने स्टार्टिंग से ग्रोथ की। आदि मानव किस तरीके से ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ा, और उसने नई नई खोज की, आग के आविष्कार किया, उसने घर बनाने सीखे, किस तरीके से उसने पहिए का निर्माण किया है, और हर्षवर्धन राजा आए, किस तरीके से प्राचीन राज्य थे ना उनके बारे में हमने बात की थी। अशोक था, ठीक है, इनके बारे में बात की थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब उसके बाद आया मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड में आपने क्लास 7 में पढ़ा था, मुस्लिम आ गए। मुस्लिम शासक सबसे पहले बाबर आया इंडिया के अंदर 1526 में, लेकिन उससे पहले भी मुस्लिम शासकों का आगमन हो चुका था। ये तो मुगल है जो कि 1526 ईस्वी में भारत में आए, लेकिन मुगलों का जो यहाँ पर आगमन था वो लगभग 8वीं शताब्दी में हो चुका था। ठीक है, और यहाँ से अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कब की है, जब मुस्लिम शासक कमजोर होने लगे और ब्रिटिश शासकों ने भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वो हो गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। कल मैंने आपसे सेंचुरी के बारे में पूछा था कि सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है। एनीवन, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी? वर्ड है सेंचुरी, CENTURY। एनीवन, शताब्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी? सेंचुरी का सेंचुरी का मतलब मतलब मैम होता 100 साल। शताब्दी। है, हाँ 100 साल मैम मतलब 100 साल। शताब्दी। शताब्दी, ठीक है, एक शताब्दी मतलब जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक शताब्दी पूरी हो जाती है। जैसे जब ईयर 1 हुआ होगा, ईसा का बर्थ हुआ, वहां से ईयर काउंटिंग स्टार्ट होगा, सबको मैंने बता रखा है ये। जब ईसा के जन्म के बाद वर्ष स्टार्ट हुआ, पहला साल जब शुरू हुआ, अब हम 2021 में है, जब एक वर्ष शुरू हुआ उस वक्त में पहली शताब्दी शुरू हो गई। 100, 1 2 3 4 5 करते 97 98 99 100, जैसे ही 100 वर्ष पूरे हो गए पहली शताब्दी खत्म, और 101 से दूसरी शताब्दी शुरू हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ही जब आपके 200 सन आया, उसके बाद आपकी 2 शताब्दी खत्म, और 201 से आपकी तीसरी शताब्दी शुरू हो गई। ठीक है, कल काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, बेटा इसका मतलब ये, आप 100 से डिवाइड करके देख लो कितनी शताब्दी पूरी हो चुकी है। जैसे कि हम बात करें 1350 की, अब 1350 को यदि हम 100 से डिवाइड कर दें तो आपका 13 तो कंप्लीट चला जाएगा, और आपका 50 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। मींस 13 शताब्दियां तो पूरी हो चुकी, और जो 14वीं शताब्दी के भी 50 साल आगे चल चुके हैं। मींस एक 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना ये कौन सी शताब्दी है? 636, बताइए जल्दी कीजिए, जब तक आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता चलेगा हम कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं, कैसे हम हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं? बताइए 636। एनीवन, 100 से डिवाइड करो इसे जल्दी से, कितना रिमाइंडर आया? किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या?
जवाब दीजिए, कौन देगा इसका जवाब? कितना रिमाइंडर आया? 636 को डिवाइड कर दो 100 से। मतलब 6 पे तो कंप्लीट चला गया। 636। यस मैम, रिमाइंडर 36। 636 को 100 से डिवाइड कीजिए, क्या हुआ बताइए? 36 रिमाइंडर हो गया। और आपका कंप्लीट कितने पे गया था? 606 पर ना? 606 पर ना? यस मैम। हाँ, तो मतलब 6 शताब्दियां तो पूरी हो गई, और कौन से 36 साल ऊपर है हम, यानी कि 7वीं शताब्दी के 36 साल बीत चुके। समझ गए? जैसे ही 600 वर्ष पूरे हुए, मतलब छठी शताब्दी खत्म, 601 से 7वीं शताब्दी शुरू हो गई। अगर हम बात करते हैं 636 की, 637 की, 601 की, 699 की, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ तक कि 700 सन की भी, तो इसका मतलब यह है 7वीं शताब्दी कंप्लीट। और 701 से कौन सी शुरू हो जाएगी? 8वीं शताब्दी। कौन सी शुरू हो जाएगी? 8वीं। अब ऐसे बताइए, अगर मैं बात करूं 735, कौन सी शताब्दी है ये? जल्दी बताओ बेटा, इतनी देर थोड़ी लगती है। 735 बोल रही है, मतलब 700 तो पूरे हो गए और 35 ऊपर चल रहे हैं, मतलब 8वीं शताब्दी। डिवाइड करके देखने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। बताइए 920। 920 बताइए बेटा। यस मैम सेंचुरी के मैम 20 ईयर हो गए। 20 ईयर्स हो गए। 1 मिनट, कौन जवाब दे रहा है? कौन बोल रहा है? हिमांशु। हाँ बोलो बेटा, मैम बोलो बेटे वो हिमांशु। मैम 9th सेंचुरी कंप्लीट हो गई मैम। 10th सेंचुरी के मैम 20 ईयर कंप्लीट हो गए। तो आप बोलो कि अब 920 है तो कौन सी सेंचुरी चल रही है? 10th सेंचुरी चल रही है। 10th सेंचुरी। हम ये नहीं बताएंगे कि 9 कंप्लीट हो गई, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम बोलेंगे कौन सी सेंचुरी चल रही है? 10th सेंचुरी। अब मुझे बताइए 1125। 1125 कौन सी सेंचुरी है? मैम 12th सेंचुरी। ये मैम 25 बस, वेरी गुड, बस इतना ही बताना है, 12th सेंचुरी है। अब बताइए सन 2021 में हम हैं, तो कौन सी सेंचुरी है? मैम 21वीं। 21वीं। वेरी गुड। सन 2000 में अगर हम इसको 100 से डिवाइड करके देखते हैं तो 20 शताब्दियां तो पूरी हो चुकी। और 21वीं। अब मुझे ये बताइए 22वीं शताब्दी कौन से सन में शुरू होगी? 22वीं सेंचुरी का। हाँ 22। यस। देखिए अभी 2021 चल रहा है, ऐसे 2021, 2090, 2095, 2096, 97, 98, 2099, 2099 के बाद क्या आएगा? 2100। 2100 जब आएगा तो 21वीं शताब्दी पूरी, और 2101 से कौन सी शताब्दी शुरू हो जाएगी? 22वीं। कंप्लीट। सबको ये बात क्लियर हो गई? मैं आगे चलूं अब जब भी हमारी बुक में सेंचुरी शब्द का मतलब आएगा तो आप सब लोगों को समझ जाना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया। देखिए बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ में दोबारा रीड करती हूँ, पेज नंबर H4, एक बार ध्यान देना सभी। Historians have divided Indian history on different bases. हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को कई बेस पर उन्होंने डिवाइड किया है। जेम्स मिल, ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड द थिंकर, जेम्स मिल जो एक ब्रिटिश आर्थिक थिंकर थे, विचारक थे, उन्होंने अपनी बुक, इन हिज बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नेम द बुक रिटन बाय द जेम्स मिल, या बुक का नेम आ सकता है, हु इज द राइटर ऑफ अ बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है। देयर आर अदर हिस्टोरियंस who have simplified this division by the categorize them हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जबकि जो दूसरे इतिहासकार थे उन्होंने भी 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ब्रिटिश की जगह क्रिश्चियन नेम दे दिया। एंड सम अदर स्कॉलर्स, और भी कुछ विद्वान थे, हैव डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, उन्होंने भी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, नेमली जिनके नेम थे एंशिएंट मतलब प्राचीन काल, मेडिवियल मध्यकाल एंड मॉडर्न आधुनिक काल। ऑल these divisions have their own merits as well as shortcoming। इन सभी ही डिवीजन की
मेरिट्स, कुछ गुण भी है और कुछ इनके शॉर्टकमिंग्स, कुछ इनमें कमियां भी हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से हम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, क्योंकि इसमें धर्म को आधार बनाकर डिवीजन नहीं किया गया। प्राचीन काल और जो आपका 750 मतलब 8वीं से शताब्दी के बाद का काल मध्यकाल शुरू हो गया, और 18वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई तब से ब्रिटिश का आगमन यहाँ पर हो चुका था। वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में ही स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश को शासक बनते बनते कुछ साल लग गए थे। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, द वर्ड मॉडर्न मीन्स, मॉडर्न शब्द का अर्थ है दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं। हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जी रहे हैं, हमारा बीता हुआ एक एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट है। However, this word has been used by the Indian history. हालांकि इस शब्द को भारतीय इतिहासकारों ने यूज किया है टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने के लिए। किसका वर्णन करने के लिए? द स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि मॉडर्न काल में प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, प्रशासन कैसे चलाया जाता है, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। आर्ट, कला कैसी है, आर्किटेक्चर, वास्तुकला कैसी है, मकान बनाए जा रहे हैं, नक्काशियां की जा रही हैं, किस प्रकार का उसमें आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। दैट हैड बीन ड्वेलिंग, और खास तौर पर जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, हैड बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया 18th सेंचुरी एंड इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के पहले हाफ में, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की आर्ट कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, और इसके साथ साथ लोगों का लाइफ स्टाइल भी कैसा था। लोग, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई नीतियां लगाई जिससे कि लोगों को काफी नुकसान हुआ, कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स करने में ब्रिटिश लोगों ने हमारी मदद की, वो सब हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। सबसे पहले मुझे बताइए 18th सेंचुरी कब स्टार्ट होगी? बताइए कौन से ईयर से स्टार्ट होगी, जल्दी बताओ। मैंने अभी अभी बताया था आपको। 18वीं शताब्दी कब शुरू होगी? जब 1700 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 1700 कब कंप्लीट होंगे? 1700 में कंप्लीट हो गए, और जैसे ही 1701 आया 18वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया आपको? यस मैम। 18th सेंचुरी कब स्टार्ट हुई? सन 1701 से। ठीक है, अब इसने कहा फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी का पहला हाफ। शताब्दी जो है 100 वर्षों का समूह है, और उसका पहला हाफ यानी कि 1701 से लेकर 1750 तक। समझ गए आप? क्लियर है? यस या नो? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट हाफ होता है 1 से 50 तक, और लेटर हाफ होता है 51 से 100 तक। मतलब फर्स्ट हाफ की बात की तो 1701 से 1750, और लेटर हाफ 18th सेंचुरी बोलते तो 1751 से 1800 हो जाता। ठीक है, और 19th सेंचुरी आपकी 1801 से स्टार्ट हो गई, और 20th सेंचुरी आपकी 1901 से स्टार्ट हुई। अब देखिए, थर्स द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्स मेनली द फॉलोइंग इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कई इवेंट्स को और कई डेवलपमेंट्स को कवर करती है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कौन कौन से वो है देखिए, पीछे एक पिक्चर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू ये मेन इवेंट्स बता रखे हैं, और यहाँ पर एबीसी पॉइंट कर लिख रखे हैं। नंबर 1 है एस्टेब्लिशमेंट एंड द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसका डेवलपमेंट और उसका विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे, उन्होंने किस तरीके से भारत में अपनी पहली कंपनी स्थापित की, और धीरे धीरे वो विकास करते चले गए और वास्तव में भारत के रियल शासक बन गए। सेकंड पार्ट, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जब वो पावर में आए, रूलर बने, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। देयर इकोनॉमिक एंड द रेवेन्यू पॉलिसीज, उनकी क्या क्या आर्थिक और कर संबंधी नीतियां थी, कौन कौन सी उन्होंने अपने प्रशासन को सुदृढ़ और लोगों पर कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति चलाई, पैसा कमाने के लिए उन्होंने खेती पर कौन कौन से कर लगाए, लोगों की जमीनों पर कर लगाए, ये सब आपके रेवेन्यू पॉलिसीज में आएगा।
द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, नई नई फैक्ट्रीज बनती चली गई। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कैसे 1857 का एक ग्रेट 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 को हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर है इस बारे में कि किस तरीके से लोगों ने इकट्ठे होकर ब्रिटिश लोगों का सामना किया, लेकिन उसमें काफी कमी रह गई थी। लेकिन ब्रिटिश लोग ये जान गए थे कि आज नहीं तो कल उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। एफ पॉइंट है आपका द न्यू एजुकेशन सिस्टम, किस तरीके से नई शिक्षा प्रणाली आई, शिक्षा नीति में क्या क्या सुधार किए गए। पहले की शिक्षा जो हम संस्कृत में पढ़ते थे, गुरु पढ़ाते थे, शिष्य सुनते थे, अब उसमें चेंज हो गया। अब देखिए आज के सिस्टम में हम कई प्रकार के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, पहले के पेपर थे और अब पेपर में क्या क्या सुधार हुए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत के अंदर क्या क्या सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, कौन कौन से समाज सुधारक आए, ठीक है, और कौन कौन से नए धार्मिक आंदोलन चले, उनके बारे में हम इस हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। द फैक्टर प्रमोटिंग नेशनलिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक किया। लोग जो है ब्रिटिश के नीचे दबते ही चले जा रहे थे, ब्रिटिश लोग उनको कंट्रोल करते जा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों का इतने वर्षों का कंट्रोल वहीं रखा का रखा रह गया और भारतीय लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उन्हें उनके अंदर अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की भावना आने लगी। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ उनमें। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीयों का जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुए, एंड द फ्रीडम स्ट्रगल और आजादी को लेकर जो संघर्ष हुआ वो सब इसमें आने वाला है। मैंने हिस्ट्रियंस देयरफॉर रेफर्स टू देयर पीरियड इन द कॉलोनियल एरिया ऑल्सो, बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस टाइम को कॉलोनियल इरा भी बोला है। कॉलोनियल इरा मतलब औपनिवेशिक युग। कॉलोनियल इरा क्या होता है, इस वर्ड को, कॉलोनियल वर्ड को आप जान पाएंगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें। देखिए कॉलोनियलिज्म वर्ड दे रखा है, अब कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है बेटा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश पर अपना कंट्रोल जमा लेता है तो वो उसकी कॉलोनी बन जाती है। जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पर अपना कंट्रोल किया तो ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी हो गई इंडिया। ठीक है, आप देखिए द कैप्चर ऑफ वन कंट्री बाय द अनदर कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या है, द कैप्चर ऑफ वन कंट्री, जब एक कंट्री कब्जा कर ले दूसरी कंट्री पर तो उसे हम उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट इंडिया, जैसे कि ब्रिटिश लोगों का उपनिवेश बना भारत। द ब्रिटिश कॉन्क्रेट आवर कंट्री, ब्रिटिश लोगों ने कॉन्क्रेट मतलब जीत लिया हमारे देश को, एंड एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी, और अपनी सत्ता वहां पर स्थापित की, ओवर लोकल नवाब एंड द रूलर, वहां के जो लोकल नवाब थे और जो भारत के जो शासक थे उनके ऊपर अपनी सत्ता, उनको हराया और अपनी सत्ता ब्रिटिश लोगों ने स्थापित की। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, और धीरे धीरे उन्होंने पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल कर लिया और भारत की सोसाइटी पर की। दिस प्रोसेस वाज नोन एज कॉलोनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि उपनिवेशवाद कहते हैं। सिंपल सी बात है, व्हेन वन कंट्री कैप्चर द अनदर कंट्री, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर कब्जा कर ले तो उसे उसका उपनिवेशवाद कहते हैं। जिस कंट्री ने कब्जा किया, जिस कंट्री पर कब्जा किया वो कंट्री उसका उपनिवेश बन जाएगा। देखिए इंडिया इन द 18th सेंचुरी, भारत जो था 18वीं शताब्दी में कैसा था। देखिए 18वीं शताब्दी के अंदर हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, मुगलों का शासन था। मुगल जो है 16th सेंचुरी से इंडिया के अंदर आए। 1526 ईस्वी में सर्वप्रथम बाबर ने आकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आया, आपने पढ़ा 1526 में बाबर, 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं वहां का शासक बना। 1530 से 1540 तक उसने शासन किया और 40 में वो हार गया वहां के लोकल नवाबों के द्वारा और फिर वापस वो 15 साल बाद आया था। ठीक है, और 1555 में उसने रीएस्टेब्लिशमेंट की मुगल साम्राज्य की और 1 ईयर बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। एक सीढ़ियों से पैर फिसल गया था उसका।
ऐसे कर कर बहुत सारे मुगल शासक आए। जो आखिरी मुगल शक्तिशाली शासक था उसका नाम था औरंगजेब। वैसे तो मुगलों का शासन चलता रहा सन 1857 तक। 1857 की क्रांति के बाद जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश लोगों ने कैद कर दिया था। लेकिन जो आखिरी मुगल जो कहते हैं ना अंतिम पावरफुल मुगल शासक, वो था औरंगजेब। और औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुगल शासक था और उसकी मृत्यु हुई थी सन 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वहां पर बहुत सारे जो उसके जो सरदार थे, जो उसके नीचे काम करते थे या आसपास के जो शासक थे, वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब बहुत ही कट्टर था, बहुत ही कट्टर सजाएं देता था, लोगों को मृत्युदंड बहुत दिया जाता था। अपने धर्म के प्रति वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुस्लिम धर्म से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, इतना कि बाकी दूसरे धर्म के लोगों के साथ वो बहुत ही बेइंसाफी करता था। लेकिन जब मुगल औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बाकी नवाबों ने फायदा उठाया और उन्होंने अपने अपने जितना क्षेत्र उनके पास था उस पर उन्होंने कब्जा किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी कि 18वीं शताब्दी शुरू हो चुकी थी 1701 से। तो ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी। द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब, जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई in 1707 1707 में, रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता फैल गई क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। वो तो मर गया, लेकिन उसके बाद के जो मुगल शासक थे वो पावरफुल नहीं थे, वो इतने बड़े मुगल साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एम्बिशियस प्रोविंशियल गवर्नर्स, और जो उनके महत्वाकांक्षी गवर्नर थे इसके औरंगजेब के, स्टार्टेड डिक्लेयरिंग, उन्होंने शुरू कर दिया डिक्लेयर करना देयर इंडिपेंडेंस, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जितना जितना एरिया वो जीत सकते थे उन्होंने वहां के वो शासक बन गए। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विच मैनी प्रोविंशियल किंगडम, जिसके कारण बहुत सारे जो प्रदेश थे, उसके जो प्रदेश थे जिसके औरंगजेब के केम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत सारे प्रदेश थे उन्होंने जीत लिए अपने अपने एरिया पर। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और प्रोविंशियल किंगडम, अपने अपने प्रादेशिक साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिए, अपनी अपनी जगह के वो राजा बन गए। सम प्रोमिनेंट स्टेट, कुछ प्रोमिनेंट होता है प्रमुख, उस समय की कुछ प्रमुख स्टेट थे टू डिक्लेयर देयर ऑटोनॉमी, जिन्होंने अपना स्वराज्य घोषित किया, वो थे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ये तीन स्टेट थी मेन। एंड द सिख, और सिख भी थे, एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट, सिखों ने भी अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया अंडर द महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के अंदर। मतलब सिखों के जो नेता थे उस वक्त में महाराजा रणजीत सिंह थे। एंड हैदर अली, जो हैदर अली थे, एसर्टेड मतलब उन्होंने दावा किया या उन्होंने कब्जा जमा लिया इज अथॉरिटी इन मैसूर, मैसूर में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मतलब पंजाब ले लिया महाराजा रणजीत सिंह ने और हैदर अली ने ले लिया मैसूर। एंड द मराठा स्प्रेड देयर पावर फार एंड वाइड, मराठा लोगों ने भी अपनी पावर को बहुत दूर तक फैलाया। एंड द जाट बिकेम इंडिपेंडेंट, जाट भी अब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो गए नियर आगरा, आगरा के नजदीक। एंड रुहेलास फाउंडेड देयर स्टेट, और रुहेल जो लोग थे उन्होंने भी अपनी एक नई स्टेट बना ली जिसका नाम था रुहेलखंड। ठीक है, सभी बच्चे बेटा बुक में पेंसिल लगाकर रखा करो। औरंगजेब की डेथ कौन से ईयर में हुई, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन से नए स्टेट बने, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, अंडरलाइन कीजिए। सिखों ने एस्टेब्लिशमेंट किया किसके अंडर, महाराजा रणजीत सिंह के अंडर। हैदर अली मैसूर में। बेटा ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस आती है ना, इन्हें अंडरलाइन किया करो, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है वार ऑफ ससेक्शन। ससेक्शन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ने लगे। मतलब कोई भी इतना पावरफुल नहीं था, एक आता तो दूसरा उसका एक उत्तराधिकारी बना औरंगजेब का बेटा, लेकिन उसके बेटों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। अब कोई और मुस्लिम शासक आया, उसने वहां पर कब्जा बनाया, मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उत्तराधिकारी को लेकर ये शासन राजगद्दी कौन संभाले, इसको लेकर उनके बीच में क्या हुआ, युद्ध होने शुरू हुए। बार बार युद्ध हुए, मतलब आपसी मतभेद हो गया। वो सभी जो उसके बेटे थे एक साथ नहीं रह पाए, आपसी मतभेद हुआ, जिसके कारण मुगल साम्राज्य, मुगल सत्ता काफी कमजोर हो गई और इसका फायदा
बाकी लोगों ने उठाया और अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। देखिए, वार ऑफ सक्सेशन ऑफ मुगल एम्परर्स ने अपने अपने उत्तराधिकार के लिए, जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल शासक थे, उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हुए। एंड द वाइड स्प्रेड करप्शन, और जगह जगह मतलब बहुत बड़ा करप्शन, भ्रष्टाचार फैल गया, भाई ही भाई को मारने लगा। वीकेंड द इकोनॉमी ऑफ द एम्पायर, जिसके कारण उस साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमजोर हो गई। बार बार युद्ध होता है तो युद्ध में जान माल की हानि तो होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट स्टार्टेड द क्रम्बल, और इसका परिणाम क्या हुआ? विच इज स्टार्टेड टू क्रम्बल, जो मुगल साम्राज्य था वो टूटने लगा, क्रम होने लगा, कुचला जाने लगा। मतलब कई नए स्वतंत्र राजा बन गए। आसपास के हिंदू राजाओं ने फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। जैसे आपने देखा सिखों में महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है, जाट आ गए आगरा के पास, तो धीरे धीरे उनकी आपसी मतभेद का फायदा उठाया और ये लोग शासक बन बैठे। नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर H5 पर, इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 के अंदर। अंडरलाइन कीजिए इसे, नादिर शाह के आक्रमण एंड द अहमद शाह अब्दाली, दोनों को ही अंडर कर लीजिए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। इससे क्या हुआ? फर्दर वीकेंड द मुगल फर्दर वीकेंड और भी ज्यादा कमजोर हो गए एंड ब्रोक देयर बैक, मतलब नादिर शाह के आक्रमण से और अहमद शाह अब्दाली से अब उनकी कमर और भी टूट गई। मतलब इतने बड़े बड़े युद्धों को अब वो झेलने के लायक नहीं रहे, उनमें पावर, इतना सामर्थ्य नहीं रहा, उनके पास पैसे की भी कमी हो चुकी थी। जब बार बार युद्ध होते हैं तो उसमें उसके अंदर इकोनॉमिक जो है वो हानि तो होती ही है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य नष्ट होना शुरू हो गया। पाव द वे टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसके कारण क्या हुआ? अब भारत के अंदर ब्रिटिश पावर, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। अब ब्रिटिश लोगों को रास्ता मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में स्थापित हुई थी। तब ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के जो शासक थे उनसे परमिशन लेकर एक कंपनी बनाई थी सन 1600 में, ठीक है। द हाई प्रॉफिटेबल ऑफ इंडियन ट्रेड अट्रैक्ट मैनी यूरोपियन पावर्स टू इंडिया, बहुत सारी यूरोपियन पावर, यूरोप से बहुत सारे यूरोपियन जो कंट्री थी, यूरोप के जो देश इंडिया में आए, ठीक है, इंडिया से चीजों को खरीदते और ले जाकर, क्योंकि भारतीय चीजों की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो वो यहाँ से चीजों को खरीदते और ले जाकर यूरोप में बेचते थे। भारत के कपड़े की, भारत के मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो वो सिर्फ व्यापारी बनकर आए। भारत का जो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था, इसने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को अट्रैक्ट किया कि वो आए और भारत के साथ व्यापार करेंगे। The डच लोग भी आए एंड द पुर्तगीज, और पुर्तगीज भी आए, जो पुर्तगाली लोग थे, could not stand for long in this range, मतलब ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे और पुर्तगाली भी आए थे। अब इन तीनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन सबसे ज्यादा ट्रेड करेगा, कौन ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल कर सकता है। लेकिन डच एंड जो पुर्तगीज थे, जो डच और जो पुर्तगाली लोग थे, वो ज्यादा समय तक इस रेस में ठहर नहीं पाए, मतलब ब्रिटिश लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया, ठीक है। बट द ambitions of monopolies Indian trade result is an intense rivalry between the British and the French. कह रहे हैं एम्बिशन ऑफ द मोनोपोलीज होता है व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि हम यहाँ पर डच को, फ्रेंच लोगों को इंडिया से बाहर निकाल दें और सिर्फ हम ही भारत के साथ व्यापार करें, पूरे के पूरे व्यापार पर हमारा ही अधिकार हो। और इस कारण क्या हुआ, जब ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश भी चाहते थे, फ्रेंच भी चाहते थे, डच भी चाहते थे, एक दूसरे को वहां से हटाना चाहते थे। इस कारण उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक राइवलरी स्टार्ट हो गई, जिसके परिणाम ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में, एंड ब्रिटिश केम आउट ऑफ विक्टोरियस, और उनके बीच में ब्रिटिश जो है वो विजयी रहे। फ्रेंच भी चले गए, डच भी चले गए और पुर्तगीज भी चले गए। भारत का पूरा व्यापार ब्रिटिश लोगों के अंदर में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बेटा बहुत ही फेमस वॉर है ये, आप इसे अंडरलाइन कीजिए।
प्लासी का बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉर्स है ये, ठीक है। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में काफी डिटेल में। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बक्सर मेड द ब्रिटिश द मास्टर ऑफ बंगाल। इन्होंने ब्रिटिश लोगों को मास्टर बना दिया बंगाल का, मतलब बंगाल की पूरी सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथों में आ गई। द रिच रिसोर्स ऑफ बंगाल, बंगाल के जो रिच संसाधन थे, हेल्प देम, उन्होंने मदद की बिकमिंग द मास्टर ऑफ ऑल इंडिया, कि वो पूरी की पूरी इंडिया के मास्टर, पूरी की पूरी इंडिया को कंट्रोल कर वहां के शासक बने। सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने बंगाल पर ही, क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो वो ब्रिटिश लोगों की पहली बड़ी जीत थी 1757 में। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो कंप्लीट बंगाल उनके हाथों में आ गया। बंगाल इतना रिच था, वहां पे इतने रिसोर्सेज थे कि पूरी की पूरी इंडिया पर कंट्रोल करने में इन रिसोर्सेज ने, इस पैसे ने ब्रिटिश लोगों की मदद की। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द ट्रेडिंग ब्रिटिश कंपनी अजेंट ऑल पावर ऑफ द इंडियन एम्पायर इन हैंड, जिसके परिणाम स्वरूप जो एक व्यापारिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारतीय एम्पायर, जो भारतीय जो साम्राज्य थे, उसकी पावर को अपने हाथों में ले लिया। मतलब धीरे धीरे जो व्यापारी बनकर आए थे, अब वो वहां के शासक बने। क्योंकि जब वो वहां पर आए, उन्होंने देखा कि जो इंडियन कंट्री तो काफी सारे प्रांतों में बटी है और इन प्रांतों के जो शासक हैं आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे की स्टेट पर, एक दूसरे के क्षेत्र पर कंट्रोल करना चाहते हैं। आपस में उनमें भाईचारा नहीं बल्कि विद्रोह की भावना है, एक दूसरे के क्षेत्रों पर हक जमाने के लिए लड़ते रहते हैं। इसका फायदा उठाया ब्रिटिश ने, बंगाल पर आक्रमण किया, और बंगाल जब उनके हाथों में आ गया तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया बेटा, पूरी की पूरी इंडिया पर उन्होंने कंट्रोल किया। जब बंगाल प्लासी का युद्ध हुआ तो वहीं के बंगाल के जो शासक थे, उन्हीं के ही अधिकारियों ने मदद की ब्रिटिश लोगों की, ठीक है। मतलब उन्होंने फूट डाल दी। फूट तो इंडिया में थी, भारत अलग अलग प्रांतों में बटा था, और जहां पर फूट डलती है वहां पर तो फायदा कोई ना कोई कौन भी ले जाता है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी ना, दो बिल्लियों की, बिल्लियां जो थी वो रोटी को लेकर लड़ रही थी, तो बंदर आता है उनका फैसला कराने के लिए कि आधी आधी रोटी दोनों के देता है, लेकिन देखता है कि एक रोटी का टुकड़ा थोड़ा बड़ा रह गया, दूसरा छोटा, तो वो उसमें से अपनी बाइट ले लेता है। फिर अब वो दूसरे वाला बड़ा हो जाता है, तो वहां से ऐसे कर कर बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं बचता और वो पूरी की पूरी रोटी बंदर खा जाता है। इस तरीके से जो भारतीय शासकों के बीच में फूट थी, उसका पूरा का पूरा फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया। They eliminate all the Indian rulers, उन्होंने सारे इंडियन रूलर्स को एलिमिनेट कर दिया, वहां से हटा दिया। एंड डिफीटेड वन आफ्टर वन, एक के बाद उन्हें डिफीट किया। और बेटा सबसे आप सुनकर हैरान होंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारतीय लोगों ने ही मदद की ब्रिटिश लोगों की, क्योंकि एक जो प्रदेश था वहां का शासक दूसरे प्रदेश की शासक से वैर रखता था, तो उसको जीतने के लिए उसने ब्रिटिश लोगों की मदद की, ठीक है। अब वो ब्रिटिश लोगों का साथी बन गया, लेकिन ब्रिटिश किसी के भी नहीं थे। ऐसे ऐसे कर कर उन्होंने बहुत सारे प्रदेशों को जीता, और जिन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया लास्ट में उनको भी उन्होंने जीत लिया, ठीक है। एंड फिगरहेड मुगल एम्परर आल्सो बिकम अ पपेट इन देयर हैंड। और जो फिगर मतलब होता है नाम मात्र का जो मुगल शासक था, अब वो ब्रिटिश लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया। राजगद्दी तो उसी के हाथों में थी, मुगल शासक के हाथों में, लेकिन पूरा का पूरा शासन जो है वो ब्रिटिश चलाते थे, वो उनके हाथों की कठपुतली बन गया। जैसा वो कहेंगे वो वैसा ही कानून चलाएगा। Thus the British came a virtual master of the whole India। इस तरीके से वर्चुअल मतलब वास्तविक, ब्रिटिश जो लोग थे कंप्लीट पूरे के पूरे भारत के वास्तविक मास्टर बन गए, वास्तविक शासक बन गए। पूरा का पूरा इंडिया उन्होंने अपने हाथों में लिया, ठीक है बेटा। ये यहाँ तक हमारा हो गया बैटल ऑफ प्लासी के पॉइंटर। इसके आगे का चैप्टर हम कल करते हैं, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से रीड कीजिए, और जो इसको अंडरलाइन हो रहे हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें बेटा अपनी रफ नोटबुक में लिखकर एक नोट बना लिया करो कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, हैदर अली ने मैसूर पर किया आक्रमण, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जो है सिखों के शासक थे, सिखों ने उनके अंडर सिख साम्राज्य की स्थापना की थी पंजाब में। इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की आप कोशिश कीजिए और अंडरलाइन करते जाइए नोटबुक के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए अब आपका टाइम ओवर हो गया है, क्लास लीव कीजिए, आप लीव कर दो बेटा क्लास को।
बाय बाय। हनी लीव करो बेटे। हनी 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 माइक ऑन करो।